हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लासी क्लासेस। आज से हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। विल बिगिन विद स्पेस टेक्नोलॉजी। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इससे क्वेश्चंस भी आते हैं टाइम एंड अगेन यूपीएससी एज वेल स्टेट पीसीएस एग्जाम्स में इसमें काफ़ी क्वेश्चंस रहते हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी बहुत रिक्वायर्ड है। सो विल स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि स्पेस हम किसे कहते हैं, क्या डिसाइड करता है कि कहाँ से स्पेस स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक हम एटमॉस्फेयर या अर्थ का बाउंड्री मानते हैं, राइट। सो इफ़ यू सी दिस डायग्राम, बेसिकली हमने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को लेबल कर रखा है और आप यहाँ पे एक रेड लाइन देख सकते हैं। 100 किलोमीटर के रेडियस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ बोल लीजिए या सी लेवल से 100 किलोमीटर अबव द अर्थ, यू फाइंड अ रेड लाइन, डैश्ड रेड line, that is called Kármán line, right? This Kármán line. This Kármán line is called the defining boundary of space. मतलब ये Kármán line के beyond space starts and उसके पहले it is part of the atmosphere of the earth. ये layers as you see are also the part of atmosphere, but any object that is beyond the Kármán line will be said to be in space. अगर मान लीजिए आपने कोई सैटेलाइट लॉन्च कर दिया और वो जो है 60 किलोमीटर above the earth है, तो we will not call that satellite is orbiting in unless and until it crosses the Kármán line. It has an orbit beyond 100 kilometers above the earth, right? So space begins from Kármán line. Now, अब स्पेस में बहुत कुछ आता है. This entire universe that we see around us is very vast. एंड आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो विजिबल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स है, जो हमें दिखता है, जो तारे सितारे, स्टार्स, सन, गैलेक्सी, प्लैनेट्स, millions and billions of galaxies and stars and planets and dust and all that you see just forms 5% of the matter in it. मतलब सिर्फ पूरे इंटायर यूनिवर्स का 5% मैटर ही जो है वो हमें दिखता है, दैट इज विजिबल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो मतलब एक क्वेश्चन नेचुरली अराइज होता है कि वो रिमेनिंग 95% क्या है। So that remaining 95% is your dark matter and dark energy. अगर कोई चीज़ विजिबल है तो हम उसे विजिबल फॉर्म में देख सकते हैं, क्योंकि ये जो रिमेनिंग 95% हम उसे देख नहीं सकते, वो अंधेरे में है, उसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं है, हमने उसे नाम दिया है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर। अब एक नेचुरली ये क्वेश्चन भी बनेगा कि भाई डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर ही क्यों, सिंपल डार्क पार्ट बोल सकते थे। दैट विल दैट विल बी आंसर्ड व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये जो डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो वी कैनॉट क्लब देम। अगर इस डायग्राम को आप नोटिस करेंगे तो यहाँ देख पाएंगे कि जो डार्क मैटर है दैट फॉर्म्स अराउंड 23%। आई नीड टू करेक्ट इट, आगे मैंने इसको करेक्ट किया है, दैट इज अराउंड 27%। एंड डार्क एनर्जी जो है वो अराउंड 68% है। एंड रिमेनिंग पार्ट इज योर विजिबल यूनिवर्स, दैट इज योर एटम्स दैट वी आर एबल टू सी, द गैलेक्सी इन द फॉर्म ऑफ गैलेक्सीज, इन द फॉर्म ऑफ स्टार, planets, etc. Let's begin to understand what is dark matter and what is dark energy. See, these all concepts का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही रिक्वायर्ड है। वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी पीएचडी, हमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं जुटानी, हमें इतनी जानकारी जुटानी है जिससे हमारा काम निकल जाए, जो हम एग्जाम में क्वेश्चन आंसर कर सकें। उसके लिए बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड है। वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं क्रक्स के फॉर्म में आपको बता दूंगा। अगर आपको वो 2 पॉइंट 3 पॉइंट याद रहेंगे, यू विल बी इजिली एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो डार्क मैटर से स्टार्ट करते हैं। डार्क मैटर जैसे कह रहे हैं मैटर है, अब मैटर है इसका मतलब है कि ये मेड ऑफ पार्टिकल्स होगा, राइट। बट दीज पार्टिकल्स डू नॉट हैव एनी चार्ज, मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इनसे तो बना हुआ नहीं है, ठीक है। अब चूंकि चार्ज से बना हुआ नहीं है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन नहीं करेगा, लाइक लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो लाइट से इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, मतलब लाइट को इट विल नॉट बी रिफ्लेक्टिंग, एब्जॉर्बिंग और इवन एमिटिंग लाइट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ना रिफ्लेक्ट कर रहा है, ना एमिट कर रहा है, ना एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, तो उसे तो हम देख ही नहीं सकते, उस मैटर को तो देख ही नहीं सकते। एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डार्क मैटर, राइट। सो दे डू नॉट एमिट लाइट
बट दे पोजेस मास जस्ट लाइक योर नॉर्मल मैटर। जो हम लोग नॉर्मल मैटर देखते हैं, गेंद हो गया, एवरी डे लाइफ दैट यू सी अनदर पर्सन एंड ऑल, दे आर मोड ऑफ नॉर्मल मैटर, तो हम उन्हें देख सकते हैं। और डार्क मैटर चूंकि हम इन्हें देख नहीं सकते, इट्स रीजन इज इट डज नॉट इंटरैक्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्ट, लाइट के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं, एंड इट इज नॉट मेड ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल्स। ऑल्दो सिंस इट्स अ मैटर, हमने इसे नाम मैटर इसलिए दिया है बिकॉज इट इंटरैक्ट्स विथ ग्रेविटी, ग्रेविटी के साथ ये इंटरेक्शन करता है। अब चूंकि ग्रेविटी के साथ इंटरेक्शन करता है, इसका मतलब इसके पास मास है। एनी ऑब्जेक्ट, एनी थिंग दैट हैज मास विल हैव ग्रेविटी। अब हम लोग जब स्पेस के टर्म्स में बात करते हैं तो ग्रेविटी बहुत बड़ी फोर्स बन जाती है, ऑल्दो इट्स अ वीक फोर्स, वीकेस्ट, फैक्ट वी कैन से वीकेस्ट, बट वीकेस्ट ऑफ ऑल द फोर नेचुरल फोर्सेस जो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। तो इनमें ग्रेविटी जो है वो एक अकाउंट हम लोग तब करेंगे ग्रेविटी का जब वो ऑब्जेक्ट काफ़ी बड़ा हो, ठीक है। जस्ट लाइक ग्रेविटी ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट लाइक योर सन, लाइक योर प्लैनेट्स। प्लैनेट्स में भी बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटी बड़ी कम होती है, पर योर स्टार्स, गैलेक्सीज, इनकी ग्रेविटी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इनकी मास काफ़ी, मैटर काफ़ी ज़्यादा है, राइट। सो आई होप डार्क मैटर इज क्लियर। हमें सिर्फ डार्क मैटर में ये समझना है चूंकि इट इज़ नॉट विजिबल, they do not interact with electromagnetic interactions or light, they do not have charge, and since it does not interact with light, it is not visible, plus they do have mass or like normal matter, and hence they interact with gravity. अब ये स्लाइड तो मैंने आपको समझा दी कि कार्बन लाइन जो है वो डिफाइनिंग लाइन है जहाँ से हम स्पेस की शुरुआत कर सकते हैं। स्पेस का एक बाउंड्री है वेयर इट डिफाइंस वेयर फ्रॉम एग्जैक्टली, लाइक आई सेड, कंपोजिशन ऑफ द यूनिवर्स को अगर हम देखते हैं तो ऑर्डिनरी मैटर जो है 5% कंस्टिट्यूट करता है जिसे हम देख पाते हैं, विजिबल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, वेयर एज द डार्क पार्ट इज इट सेल्फ अराउंड 95% ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज इन विच 27%, 27% लगभग डार्क मैटर है और 68% डार्क एनर्जी है। तो सिंगल लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट यूनिवर्स का क्या है? डार्क एनर्जी 68%। सेकेंड लार्जेस्ट कॉम्पोनेंट मैटर, राइट। डार्क मैटर के बारे में हमने थोड़ा जान लिया। अगर थोड़ा और जानते हैं तो अभी जैसे मैंने बोला डार्क मैटर के लिए अगर हम एक शब्द याद रखना हो तो हम इसको समझ सकते हैं, इट इज कॉल्ड कॉस्मिक सीमेंट। कॉस्मिक सीमेंट ये एक तरह का अट्रैक्टिव फोर्स है, क्योंकि एनी थिंग दैट हैज़ मास, अगर उसमें मास है, मैटर है, तो वो उसके पास एक ग्रेविटी फील्ड वो क्रिएट करेगा अपने अराउंड। ग्रेविटी किस तरह का फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स। आप गेंद को ऊपर उछालते हो वापस आती है ना, या बैक चली जाती है, राइट। तो इट्स एन अट्रैक्टिव फोर्स, डार्क मैटर वर्क्स लाइक एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये आपका एक पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है। आपने समझ लिया क्यों है अट्रैक्टिव फोर्स, बिकॉज इट हैज़ मास एंड इंटरेक्ट्स विद ग्रेविटी। सो इट इज़ लाइक अ कॉस्मिक सीमेंट। एंड सीमेंट हम इसलिए कहते हैं, कॉस्मिक सीमेंट इसलिए कहते हैं, कॉस्मिक मतलब क्या है? ये यूनिवर्स को बाइंड करने में हेल्प करता है, यूनिवर्स को एक साथ जोड़ के रखता है। तो डिफरेंट जो गैलेक्सीज, स्टार्स और जो भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स देखते हैं ना, उनको ये बाइंड करके रखता है, मतलब उनको आपस में आसपास रखता है डार्क मैटर। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में ये ऑप्शन हो कि डार्क मैटर हेल्प्स टू कीप द यूनिवर्स टुगेदर और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, ये सही स्टेटमेंट हो, राइट। आगे इसकी एग्जिस्टेंस हमें कैसे पता चली? एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था, LZE एक्सपेरिमेंट, वो बोलते हैं लक्स जेपेलिन एक्सपेरिमेंट। अब ये इतनी काम की चीज़ें नहीं है, पर कुछ स्टेट PCS में पूछ लेते हैं, तो आपको एटलीस्ट ये नाम याद होना चाहिए, वेगली भी याद रहेगा तो चल जाएगा। लक्स जेपेलिन एक्सपेरिमेंट हुआ था 2012 के आसपास, जिसमें हमने डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस को कंफर्म किया था या इन्फर किया था। अब इन्फरेंस भी कैसे हुआ कि हमने देखा कि कुछ वीकली इंटरैक्टिंग मासिव पार्टिकल्स, विम्स जिसको बोलते हैं, वो फाउंड हुए थे। अब ये विम्स क्या करते हैं? ये जो है ना, ये बेसिकली डार्क मैटर के कंपोजिट है, मतलब इनसे बना हुआ है, बट वी आर नॉट श्योर बिकॉज इट्स स्टिल इन डार्क। हमें उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मिस्टीरियस है। सो अब इसका जो ये जो डिस्कवरी थी विम्प, जिसको हम बोलते हैं वीकली इंटरैक्टिव मासिंग पार्टिकल्स, ये एक अंडरग्राउंड रिसर्च फैसिलिटी में डिस्कवर किया गया जो कि US में था, डकोटा में। ओके, ये ज़्यादा जानकारी, इससे ज़्यादा जानकारी आपके काम की नहीं है, ये मोर देन एनफ है। अब हमें जो है डार्क मैटर के लिए एक
कॉन्सेप्ट, डार्क मैटर के आइडेंटिफाई से कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल लेंसिंग। ये समझने पे ध्यान देना क्योंकि इससे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछे एंड इट इज़ अ रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट एज फार एज एस्ट्रोनॉमिकल और स्पेस स्टडीज कंसर्न। ओके, तो हमने अब तक तो ये जान लिया कि यूनिवर्स का 27% डार्क मैटर से बना हुआ, तो सिग्निफिकेंट पार्ट यूनिवर्स का डार्क मैटर से बना हुआ है जो कि ग्रेविटेशनल पुल के साथ इंटरैक्ट करता है एंड दैट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स, कॉस्मिक सीमेंट। लाइट एमिट, रेडिएट, रिफ्लेक्ट नहीं करता है, दैट्स इट, दैट्स व्हाई इट इज़ डार्क। अब ग्रेविटेशनल लेंसिंग क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। ग्रेविटेशनल लेंसिंग अगर हम सिंपल शब्द में कहें, लेंसिंग का मतलब होता है जैसे हम लोग लेंस यूज़ करते हैं ना, चश्मे में यूज़ होता है लेंस, क्या करता है आपको लाइट रेस को फोकस करता है, हेल्प करता है लाइट रेस कि आपके पर्दे पे रेटिने पे सही जगह पे बने, राइट, इट हेल्प्स इन फोकसिंग या बेंडिंग। बेसिकली लाइट रेस को क्या कहते हैं, लाइट रेस सीधी आ रही है, वो उसको बेंड कर देता है सही लोकेशन पे, रेटिने में हेल्प कर देता है फोकस करने में। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग को भी इसी तौर से समझा जाए, बस वहाँ पे लेंस की जगह ग्रेविटी एक काम करती है लेंस की तरह। एंड दिस ग्रेविटेशनल लेंसिंग, ये जो फिनोमिना है, ये आइंस्टीन की जो जनरल रिलेटिविटी थ्योरी थी उससे निकल के आता है। अगर आप सबको पता हो तो आइंस्टीन ने दो बड़ी थ्योरीज दी थी, उनमें एक आइंस्टीन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी थी एंड आइंस्टीन थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी थी। अब आइंस्टीन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी जो है इसने ही प्रूफ कर दी, इसके इसमें ही एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है, जब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मैटर की बात कर रहे हैं, तो ये छोटा मोटा ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पे मास का मतलब है मास ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल प्रोपोर्शन, स्टार का मास, प्लैनेट्स का मास, गैलेक्सी का मास, ब्लैक होल का मास। आगे हम लोग ब्लैक होल्स भी देखेंगे, क्वासर हो गया, न्यूट्रॉन स्टार, इन सब की चीज़, इनकी बातें हो रही, जो टन्स, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टन्स और थाउजेंड्स ऑफ टन्स की मास की बात हो रही है। कोई 1000 किलो 2000 किलो वाली बात नहीं है, द ह्यूज एस्ट्रोनॉमिकल मास। आइंस्टीन थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी सिंपली सेज दैट अगर इफ देयर इज मास इट विल बेंड लाइट, इफ देयर इज मास इट विल बेंड लाइट। तो मास को हम लोग डायरेक्टली एसोसिएट किसके साथ करते हैं, ग्रेविटी के साथ, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल। अब ये जो चीज़ें लिखी हैं इसका मैंने आपको सार बता दिया कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए मैसिव ऑब्जेक्ट विल एक्सटेंड फार इनटू स्पेस, राइट, which what it will do, will cause the light rays whichever are passing close to that massive object to bend, and बेंडिंग होगी तो क्या होगा, फोकस कहीं और हो जाएगा। हाँ, वो सीधे ही जाती, थोड़ी मुड़ गई तो कहीं और फोकस हो रही है, कहीं और जाके मिल रही है, राइट। तो दैट्स हाउ दिस डार्क मैटर वाज इन्फर्ड विथ। तो ये चीज़ बहुत क्लियर है कि लाइट जो ट्रैवल करता है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। इसी स्ट्रेट लाइन पाथ को ग्रेविटेशनल, जो मासिव ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटी है, वो उसको बेंड कर देती है, कर्व पाथ बना देती है। एंड हेंस द मोर मैसिव द ऑब्जेक्ट, जितना भारी होगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, जितना मासिव ऑब्जेक्ट होगा, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड उतनी ही बड़ी होगी, है ना। छोटा भीम, छोटा है पर भीम है, तो जितना बड़ा होगा उतना बड़ा ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड हेंस दिस ग्रेटर द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज विद अ ग्रेटर ग्रेविटेशनल, राइट। इसका एक फिगर से समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं। आप इस स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, एक दो तीन चीज़ें यहाँ पे नेम्ड है, जैसे कि गैलेक्सी नेम्ड है, अर्थ यहाँ पे है, एक बीच में एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, राइट। और ये आप देख पा रहे हैं एक स्क्वायर ग्रिड पैटर्न बना हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं स्पेस टाइम फैब्रिक, स्पेस टाइम फैब्रिक। ओके, व्हाट इट मीन्स इज दैट, इस समझ लीजिए एक तरह का चादर है जो बिछा हुआ है या फिर हैंग कर रहा है, झूला होता है ना, झूला बांध के बनाते हो, हैंग कर रहा है। इसमें अगर आप एक इस चादर पर एक मोटा सा बड़ा सा बॉल रख दें, आयरन का बॉल रख दें या पत्थर रख दें, तो क्या होगा, इस चादर को ऐसे मोड़ देगा वो। दिस इज कॉल्ड द बेंडिंग ऑफ स्पेस टाइम फैब्रिक। और ये बेंडिंग क्यों हुई, कि एक मासिव ऑब्जेक्ट के वजह से हुई। तो हम लोग जब ग्रेविटेशनल लेंसिंग की बात करते हैं, तो ये जो मासिव ऑब्जेक्ट है, एक दूसरे ऑब्जेक्ट से, इस केस में गैलेक्सी है, वहाँ से जो लाइट रेज निकल रही थी, अब देखिए इन लाइट रेज कहाँ जा रही थी, अर्थ की तरफ तो आ भी नहीं रही थी, यहाँ से निकल जा, हमें पता भी नहीं चलता कि वहाँ पे गैलेक्सी है। उसने क्या किया, चूंकि ये लाइट रेज इधर से जो लाइट रेज गुजर रही थी उनको मोड़ दिया, यहाँ से इस गड्ढे के पास से जाएंगी तो ऑब्वियसली इधर से क्लोज हो जाएंगी, और ये क्लोज होकर कहाँ पहुँच गई, ये यहाँ पहुँचती हवा यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कुछ नहीं था, पर अब ये अर्थ की तरफ आ गई। बेसिकली हमने इनको देख लिया, हमने देखा तो हमें लगा यार इसका मतलब वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। लाइट का सिंबल हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं, जब वहाँ से लाइट रेज आती हैं और हमारे आंखों पे पर्दे पे पड़ती तो हम लोग उसे देख लेते हैं, राइट।
तो सेम यहाँ पे जो है इस मासिव ऑब्जेक्ट की वजह से ग्रेविटेशनल लेंसिंग का फिनोमेना हो रहा है, राइट, ग्रेविटेशनल लेंसिंग का। नाउ ये सेम चीज़ को एक न्यूज़पेपर का कटिंग उसके थ्रू समझाया कि ब्लैक होल भी एक तरह का ग्रेविटेशनल लेंसिंग लेंस की तरह काम करता है। जो भी ऑब्जेक्ट, जो मासिव ऑब्जेक्ट है अपने अराउंड ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर रहा है मासिव और लाइट को बेंड कर दे रहा है, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल लेंस बोलेंगे, राइट। सो अब एक और इमेज से समझ, अब देखिए यहाँ पे क्या इन्फरेंस निकल के आता है। दिस इज अर्थ और वेंटेज पॉइंट हम लोग जहाँ से देख रहे हैं, गैलेक्सी है, बहुत ह्यूज गैलेक्सी है बीच में, और एक क्वासर, एक तरह का स्टार होता है, हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में। तो क्वासर से लाइट ट्रेवल चल रही थी, आप देख सकते हैं ये लाइट रेज निकल रही है हर डायरेक्शन में। तो ये जो लाइट रे थी इस गैलेक्सी के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर क्या इन प्रेजेंस में आने की वजह से ग्रेविटेशनल लेंसिंग का फिनोमेना हुआ और ये लाइट रेज मुड़ गई आगे अर्थ पे। सिमिलरली ये जो लाइट रे थी ये भी आगे अर्थ पे, ये जो लाइट रे थी ये भी आगे अर्थ पे, ये जो लाइट रे थी ये भी आगे अर्थ पे। तो हम लोग फिजिक्स में सिंपल फिनोमेना पढ़े हैं ना, इमेज कैसे बनती है उसके हिसाब से हम लोग ऑब्जेक्ट का लोकेशन निकालते हैं। तो आपने देखा कि ये जो लाइट रे, हम लोग ने अगर किसी बंदे ने यहाँ पे इस चीज़ को देखा, इफ समबडी सीज दिस लाइट रे, he will infer that the light is coming along from a straight line source. यहाँ पे he will say okay there is an object located at this part, and similarly if you observe this light ray he will say that there is an object located in this part. Similarly all जितनी भी लाइट रेज उसके मिली रिसीव हुई इस क्वासर से, he will say कि अच्छा यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। so you see he will interpret or he will infer that there are 4 quasars or 4 objects, जबकि ऑब्जेक्ट कितनी है, एक ही है, वही क्वासर ही है। Because of the phenomena of gravitational lensing, that object or that quasar is projecting 4 images, right? So gravity here, this galaxy's gravity here is acting as a lens and bending quasars diverging light path towards the earth. Okay, so we feel that the quasar's light arrives from 4 different directions, but ऐसा है नहीं, right? So this is how gravitational lensing works. So you can see that this telescope will see the single quasar as 4 objects surrounding the galaxy. Right, so appropriate inference is also necessary. If हमें ये phenomena नहीं पता होता तो we will infer that there are 4 objects, which is not the truth. The truth is there is only just one object, but because of the phenomenon of gravitational lensing की वजह से हमें ये क्वासर 4 ऑब्जेक्ट्स के दिख रहा होता, जो कि अब अगर हम लोग इस phenomenon को समझ चुके तो we can infer okay there is just one object, that's because of gravitational, right? अब आते हैं डार्क एनर्जी, जो कि बाहुबली है, मतलब इट मेक्स अप 68% ऑफ द यूनिवर्स, दैट इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द यूनिवर्स, एंड अगेन इट्स डार्क एनर्जी। किसी भी चीज़ के बारे में हमें जानकारी नहीं है, वी से इट्स मिस्टीरियस, वी से इट्स डार्क, वी डू नॉट नो व्हाट लाइज इन द डार्क, इट्स स्टिल बीइंग रिसर्च एंड इट मेक्स अप अराउंड 68% ऑफ द यूनिवर्स। सो इट्स अ हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमने नाम दे दिया, हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी एसोसिएट की, हम लोग डार्क मैटर में के नाम में इसको जोड़ सकते थे, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ डार्क मैटर से डिफरेंट हैं, वी विल हैव टू नेम इट एज समथिंग डिफरेंट, वी कॉल इट डार्क एनर्जी। एनर्जी इसलिए कहते हैं बिकॉज जस्ट लाइक डार्क मैटर और अनलाइक डार्क मैटर क्या कर रहा था, अट्रैक्टिव फोर्स, कॉस्मिक सीमेंट था, अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेविटी के साथ इंट्रैक्शन कर रहा था, अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा था, जिसकी वजह से गैलेक्सी जो यूनिवर्स के जो एलिमेंट्स हैं वो एक आपस में क्लोज बाई रह रहे थे, या एटलीस्ट दे वर बीइंग हेल्ड टुगेदर, एक साथ एटलीस्ट बंधे हुए थे। बट डार्क एनर्जी जस्ट उसका अपोजिट है, और प्लस उसका परसेंटेज देख ले 68%। तो इट इज एंड इट एक्सर्ट्स नेगेटिव रिपल्सिव प्रेशर, बिहेविंग लाइक द अपोजिट ऑफ ग्रेविटी, दैट इज एंटी ग्रेविटी। ग्रेविटी की जस्ट अपोजिट, ग्रेविटी अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो एंटी ग्रेविटी या अपोजिट ऑफ ग्रेविटी इट इज एक्टिंग, सो इट्स कॉल्ड एंटी ग्रेविटिक फोर्स, एंटी ग्रेविटिक काइंड ऑफ प्रेशर इट इज एक्सर्टिंग, रिपल्सिव प्रेशर। हम लोग मोदी का अगर कोई अगेंस्ट बोल देता हम विल से एंटी मोदी, इट्स लाइक इफ इट इज बिहेविंग लाइक अपोजिट ऑफ ग्रेविटी इट्स कॉल्ड एंटी ग्रेविटी। अगेन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डार्क एनर्जी, इट इज जस्ट लाइक वी सेड द डार्क मैटर क्या करता है, हेल्ड टुगेदर कर रहा था यूनिवर्स को, कॉस्मिक मैटर को एक साथ बांध के रखा हुआ था। डार्क एनर्जी ऑन द अदर हैंड इज कॉजिंग द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स
एंड दैट एक्सपेंशन, द रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स इज एक्सिलरेटिंग। मतलब ये तो हम सबको पता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, एक रेड शिफ्ट करके फिनोमिनन होता है, हम लोग जानते हैं सब, राइट। हबल्स लॉ कह रहा है द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, बट दिस रेट ऑफ एक्सपेंशन, किस रेट से भाग रही है, दैट इज एक्सिलरेटिंग। मतलब एक दूसरे से काफ़ी तेज़ी से भाग रहे हैं, दे आर एक्सिलेटिंग एट ए इंक्रीजिंग पेस, each of the galaxies moving away from each other at an accelerating pace. So in future this universe is going to expand, right? We all know that everything began with a big bang. Initially 14.5 billion years ago, this mass of the universe that you see, sub objects were concentrated on single point called singularity, जहाँ से बिग बैंग स्टार्ट हो, एक धमाका होता है और सारे ऑब्जेक्ट्स फ्लाई अवे स्टार्ट करते हैं, एंड देन सोलर सिस्टम्स बनते हैं, सन सिस्टम्स बनते हैं, प्लैनेट्स बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें फॉर्म होती हैं। बट ये जो एक्सपेंशन हो रहा है ये एक्सिलेटिंग रेट पे हो रहा है। रीज़न फॉर दिस एक्सपेंशन, रीज़न फॉर दिस एक्सिलेटिंग रेट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स इज डार्क एनर्जी, because it is negative repulsive pressure, it is acting in an anti-gravity manner. डार्क एनर्जी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व, जस्ट लाइक डार्क मैटर। डार्क मैटर को किसी ने नहीं देखा है, इन्फर किया गया एक्सपेरिमेंट के थ्रू, लेड जेपलिन एक्सपेरिमेंट के थ्रू, लक्स जेपलिन एक्सपेरिमेंट थ्रू। सिमिलरली डार्क एनर्जी को भी हमने डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया है, बट इन्फर किया है, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, लाइक ओके। सो वाइल डार्क मैटर अट्रैक्ट्स, अगर आपको एक शब्द में, एक लाइन में आपको कंक्लूड करना हो तो मैं ये कहूँगा कि वाइल डार्क मैटर अट्रैक्ट्स कॉस्मिक सीमेंट, डार्क मैटर अट्रैक्ट्स एंड होल्ड्स द गैलेक्सीज टुगेदर, डार्क एनर्जी रिपेल्स एंड कॉजेज द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। आप सीधे शब्दों में समझ लो कि एक तरह का टग ऑफ वार चल रहा है, एक तरफ डार्क एनर्जी, एक तरफ डार्क मैटर कर रहा है कि नहीं गैलेक्सीज को बांध के रखता हूँ, डार्क एनर्जी ऑन द अदर हैंड स्ट्राइक, नहीं इसको दूर, एक दूसरे से दूर कर देना है, राइट। That's the crux. So in a conclusion we can say dark matter works like an attractive force, a kind of cosmic cement, and this cosmic cement is a reason our universe is held together. But since it is just 27%, it is not able to hold that in a place. As a result, dark energy being 68% of the universe is being repulsive in nature, being anti-gravity in nature, is driving the expansion, ever accelerating expansion of the universe, right? So अगर हम इसको एक टेबल के डिफरेंस बिटवीन के फॉर्म में देखें, so dark energy is single largest constituent of the universe since it is 68% of the universe, whereas dark matter is 26% of the universe, second largest component. Dark energy tends to drive the universe apart, और that is एक दूसरे से दूर कर रहा है गैलेक्सीज को, यूनिवर्स को फैला रहा है, creating the expansion of the universe at an accelerating rate, whereas dark matter is keeping the universe together, binding the universe together. Again, dark energy will not have interaction with normal matter, whereas dark matter interacts with normal matter by gravity. That's why you call it matter, right? Although it is not made of neutrons or protons and anything that normal matter is made of, but it interacts with normal matter with the through gravity, we can say. This has been proved through gravitational lensing, right? On the other hand, dark energy does not interact with normal matter. You must remember these points. Okay. So that is your about dark matter and dark energy, right? So see this figure. हमने ये फिगर बहुत जगह देखा होगा, एनसीईआरटी उठा लीजिए, कोई भी एक आप नासा का वेबसाइट खोल लीजिए, या ओपन एनी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का वेबसाइट खोल लीजिए, यू विल सी दिस पिक्चर। अब इसको समझने के लिए डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी बहुत ज़रूरी थी। हम इस पिक्चर को देखिए, यहाँ पे 15 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग हुआ, एंड पोस्ट दिस बिग बैंग, इस बिग बैंग के बाद क्या होता है, यूनिवर्स एक्सपैंड करता है, गैलेक्सी स्टार्स ये सब फॉर्म होते हैं, बट यू सी दिस कर्व, इट्स लाइक इन्वर्टेड बेल शेप्ड, so this curve, it's curving outwardly because of dark energy. Because of dark energy, this
universe is expanding outwardly, or this curve representing the universe is expanding outwardly, which means the universe is expanding at an accelerating rate. Initially dark matter was dominant. जब इनिशियली ये टाइमलाइन देख ले 4-5 बिलियन ईयर्स तक डार्क मैटर डोमिनेंट था, तो एक्सपेंशन स्लो हो रहा था. यूनिवर्स वाज एक्सपैंडिंग बट एट अ स्लोइंग रेट, एट अ डिसेलरेटिंग रेट. व्हेन डार्क मैटर वाज डोमिनेंट, बिकॉज डार्क मैटर क्या करता है, डार्क मैटर इज gravitation, it is attractive in nature, it is cosmic cement. But when dark energy took over, when the dominance of dark energy came, जब dark energy हावी होने लगा, then started the accelerating expansion of the universe. This is what this diagram says, and this is the significance of dark energy and dark matter, right? Okay, so that will be all for today, and we'll begin with electromagnetic spectrum tomorrow.